हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट जो है आपका फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, मतलब खुले चैनल से जो प्रवाह है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के 202 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल, मतलब कोई भी अगर आपका ओपन चैनल है तो उस चैनल का जो अधिकतम मितव्ययी परिच्छेद है वो क्या होता है या उसकी कंडीशंस क्या होती है। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज को कैसे ज्ञात किया जाता है उसके लिए डेरिवेशन देखा था। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं चैनल का अधिकतम मितव्ययी परिच्छेद। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो मितव्ययी परिच्छेद है उसका क्या मतलब होता है। मितव्ययी का मतलब होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब हमेशा कॉस्ट से दिया जाता है, मतलब चैनल का वह सेक्शन जो आपकी कॉस्ट मिनिमम होती हो और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती हो, तो उसे ही हम बोलते हैं अधिकतम मितव्ययी परिच्छेद। चैनल का अधिकतम मितव्ययी परिच्छेद, क्योंकि जनरली अगर हम चैनल की बात करें तो चैनल की जो निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में उसके एक्सकवेशन, खुदाई तथा लाइनिंग का काम होता है, जो कि एक पेरीमीटर के द्वारा कैलकुलेट होता है। और पेरीमीटर मतलब बीघा परिमाप। तो ये अगर परिमाप आपका न्यूनतम होगा ताकि आपका जो कॉस्ट है वो तभी न्यूनतम आ पाएगी। उसके अलावा भी हम जो चैनल का अधिकतम मितव्ययी परिच्छेद है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर चैनल का अधिकतम मितव्ययी परिच्छेद वह परिच्छेद होता है जिसमें दिए गए प्रवाह के क्षेत्रफल ए, ढाल, स्लोप तथा घर्षण गुणांक, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट के लिए निस्सरण का मान अधिकतम हो। निस्सरण मतलब डिस्चार्ज की वैल्यू अधिकतम हो। अगर एक चैनल में अगर हम एरिया को कांस्टेंट माने, उसके स्लोप को कांस्टेंट माने और रेजिस्टेंस कोफिशिएंट को कांस्टेंट माने, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा वही आपका मितव्ययी मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल कहलाता है। तो इसको और समझते हैं, यहाँ हम फॉर्मूले से डिस्कस करते हैं। फॉर्मूले में हमने देखा था कि जो डिस्चार्ज है उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था A इंटू सी इंटू एम इंटू में आई, जहाँ A, C तथा I आपके कांस्टेंट होते हैं। अतः डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो डिस्चार्ज के लिए A इंटू सी, एम को हम लिखते हैं एरिया अपॉन पेरीमीटर से, और इंटू आई। और यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट माने, एरिया को कांस्टेंट, सी को और आई को कांस्टेंट माने, तो ये के बराबर ए इंटू सी अंडर रूट ए इंटू आई रखने के बाद जो डिस्चार्ज है वो आपकी इस इक्वेशन में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि इस इक्वेशन में केवल के एक कांस्टेंट है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो डिस्चार्ज क्यू मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, तो डिस्चार्ज क्यू मैक्सिमम, क्योंकि ये के तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये डिपेंड करेगा पेरीमीटर पे। डिस्चार्ज मैक्सिमम और मिनिमम की जो कंडीशन होगी वो पेरीमीटर से ही डिफाइन होगी, क्योंकि क्यू मैक्सिमम तब होगा जब आपका पी मिनिमम होगा। इससे पहले ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि जो पेरीमीटर है वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए यहाँ अगर हम डिस्कस करें तो अतः दिए गए निस्सरण के समीकरण में निस्सरण क्यू का मान अधिकतम तब होगा जब भीगा परिमाप वेटेड पेरीमीटर का मान न्यूनतम होगा। इसी प्रतिबंध के आधार पर विभिन्न प्रकार के चैनल का अधिकतम मितव्ययी परिच्छेद ज्ञात किया जाता है। तो ये एक कंडीशन है जिस कंडीशन में हम विभिन्न प्रकार के जो परिच्छेद होते हैं, जैसे आयताकार परिच्छेद हो गया, समबलाकार परिच्छेद हो गया, ट्रेपेजोइडल हो गया, आपका ट्रायंगुलर हो गया, इस प्रकार से हम जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की जो कंडीशन होती है उसको इसी प्रतिबंध के आधार पर डिफाइन करते हैं। तो कुल मिला के हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करनी होती है और उस पेरीमीटर को हम मिनिमम करवाते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमाइजेशन के लिए हम हमेशा डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन का ही यूज़ करते हैं। तो अगर हम डिटेल में थोड़ा देखें मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का मतलब, तो मैं आपको इस प्रकार से समझा सकता हूँ। सपोज मेरे पास कोई भी दो चैनल हैं, एक ये चैनल हो गया और एक ये चैनल हो गया सपोज, और इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो आपकी इधर में डेप्थ ऑफ फ्लो इसमें है, और इस कंडीशन में इनके एरिया दोनों के बराबर हैं। तो इन दोनों के एरिया बराबर होने पर इनमें से जिसकी भी पेरीमीटर आपकी मिनिमम होगी, सपोज एरिया आपका इसका भी 18 है और इसका भी 18 मीटर स्क्वायर है, तो इन केस में जो इसकी पेरीमीटर मिनिमम होगी वही आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल कहलाता है, क्योंकि उसके लिए जो आपका कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है उसमें आपका जो कॉस्ट है वो लागत जो कम आती है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो परिच्छेद हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अधिकतम मितव्ययी आयताकार परिच्छेद, मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन को कंसीडर करते हैं। ये आपको डायग्राम दिखता है,
इसमें हम कहते हैं कि माना कि एक आयताकार परिच्छेद से पानी प्रवाहित हो रहा है जहाँ पे बी परिच्छेद की चौड़ाई है और डी प्रवाह की गहराई है। तो दो चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं कि एरिया ऑफ फ्लो मतलब जितने एरिया से आपका फ्लो होता है ये एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, तो ये आपको हो जाता है बी इंटू डी। और दूसरा अगर हम बात करें भीगा परिमाप का मतलब है ये लिक्विड इस चैनल की कितनी सतह को वेट करता है। तो एक ये सतह हो जाती है, एक ये हो जाती है और एक ये हो जाती है, तो ये इसकी पेरीमीटर वेटेड पेरीमीटर कहलाती है। तो वेटेड पेरीमीटर की बात करें तो ये आपका बी ये आपका डी है, ये आपका बी ये डी, तो b + 2d आपका वेटेड पेरीमीटर। तो हमने इस केस में एरिया को कैलकुलेट किया और पेरीमीटर को भी कैलकुलेट किया। चूँकि अब हमें इस p को मिनिमाइज करवाना है तो यहाँ पे b और d दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, तो इसमें से एक वेरिएबल्स को हमें यहाँ से विलुप्त करना होगा। तो इसको हम इस समीकरण से इक्वेशन 1 से हम ये कह सकते हैं कि जो b है वो a/d के बराबर है। तो b बराबर a/d इस इक्वेशन सेकंड में रखने पर जो पेरीमीटर है वो आपका a/d/2d। तो इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन, क्योंकि जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें एक अननोन होना चाहिए, और इस इक्वेशन में अगर हम बात करें कि इस पेरीमीटर को मिनिमम करवाना है तो इस इक्वेशन का हम अब अवकलन करते हैं d के सापेक्ष और उस अवकलन का मान 0 के बराबर रखते हैं, तो वहाँ से हमें कंडीशन मिलती है। तो अधिकतम वितरणी परिच्छेद के लिए p का मान न्यूनतम होना चाहिए, अतः समीकरण 3 का d के सापेक्ष अवकलन का मान 0 के बराबर रखने पर तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया और इस डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू को हमने 0 के बराबर किया। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे वेरिएबल है जो 1/d, और 1/d का अगर हम d के सापेक्ष अवकलन करें तो वैल्यू आती है -1/d², क्योंकि आप अगर x की पावर n का अवकलन करते हो तो ये होता है n x की पावर n-1। तो इसी फॉर्मूले से यहाँ पे d की पावर -1 हो जाती है, तो -1 और x की पावर -1 तो -2, तो -1/d²। तो ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, और 2d का डिफ्रेंशिएशन 2 कांस्टेंट है और d का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाता है 1, क्योंकि d के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे +2 हो जाता है। और यहाँ से आपकी कंडीशन निकल के आ जाती है कि जो a है वो 2d² के बराबर हो गया, लेकिन जो a होता है वो b इंटू डी होता है, तो b इंटू डी बराबर यहाँ रखने पर 2d², तो यहाँ से एक वैल्यू आती है जो कि होती है b बराबर 2d। तो ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन में पेरीमीटर आपकी मिनिमम होगी, और पेरीमीटर मिनिमम होने से ही डिस्चार्ज आपका मैक्सिमम होगा, और डिस्चार्ज मैक्सिमम होने से आपका जो चैनल का सेक्शन होगा वो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। तो दूसरी अगर हम बात करें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ द्रव्यीय माध्य गहराई की, जो कि डिफाइन होती है एरिया अपॉन पेरीमीटर से। एरिया आपका था b इंटू डी और पेरीमीटर b + 2d। इनकी कंडीशन रखने पर b बराबर 2d या नीचे रखने पर तो ये 2d और 2d 4d हो जाता है, ऊपर 2d² हो जाता है, तो m की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाती है d/2। तो दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट की, एक कंडीशन आई आपकी b बराबर 2d और एक माध्य गहराई आपकी आई d/2। तो अगर हम बात करें मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके मितव्ययी होने की, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो चौड़ाई है वो गहराई की दोगुनी होनी चाहिए, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो का हमेशा दुगना होना चाहिए, और दूसरा आपका जो है m वो होना चाहिए गहराई का आधा। तो ये कंडीशंस होती हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछते हैं प्रूव करो कि मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये कंडीशंस होती हैं, तो इसे हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। तो कुल मिला के जितने भी सेक्शन है, जैसा भी परिच्छेद होगा, सबसे पहले हमें एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट करना होता है, फिर पेरीमीटर को मिनिमाइज करना होता है और कंडीशन कैलकुलेट करनी होती है। तो ये हमने डिस्कस किया आयताकार परिच्छेद। इसी के साथ हम एक और डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं समलंबाकार परिच्छेद, मतलब मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन। ट्रेपेजोइडल की अगर हम बात करें तो ट्रेपेजोइडल इस प्रकार से होता है, और हम ये मान लेते हैं कि एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन है जिसमें d डेप्थ पर फ्लो होता है और इसकी जो बॉटम की विड्थ है वो आपकी b है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि एक समबलाकार परिच्छेद है जिसमें b चैनल के तल की चौड़ाई, d प्रवाह की गहराई, d आपकी ये प्रवाह की गहराई होती है, और थीटा क्षैतिज से परिच्छेद की साइड का झुकाव, ये साइड का जो क्षैतिज से झुकाव है वो हमने थीटा माना, और साथ में हम इसके स्लोप को भी मान लेते हैं। यहाँ पे हमने स्लोप को डिफाइन किया गया है। स्लोप का मतलब है अगर 1 वर्टिकल है तो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो n है, यानी साइड का जो झुकाव है वो 1 ऊर्ध्वाधर में n क्षैतिज है, तो हमने इस स्लोप को भी माना। तो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं कि जो सबसे पहले एरिया और पेरीमीटर को, तो सबसे पहले अगर हम एरिया बात करें तो जो ट्रेपेजोइडल है समलंबाकार का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं आपकी एक BC
और एक AD हो गई और उनके बीच की दूरी D। तो यहाँ से हम BC को तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है B। AD को कैलकुलेट कैसे करें? AD को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बात करें इस कंडीशन से, हमें सपोज़ AD को कैलकुलेट करना है तो AD को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? AD को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस अगर B है तो ये डिस्टेंस भी B होगी। हमें ये डिस्टेंस चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी बराबर है। इस डिस्टेंस को हम स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप का मतलब है अगर 1 वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल n है, यहाँ वर्टिकल अगर D है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा n इंटू में D। तो यहाँ पे n इंटू डी, ये भी n इंटू डी और ये b, तो टोटल ये जो साइड हो जाती है वो b प्लस 2nd। तो इस हिसाब से हम यहाँ वैल्यू रखते हैं b प्लस, इस हिसाब से हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे जो b प्लस 2nd, और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये एरिया की इक्वेशन बन जाती है b प्लस nd इंटू में d। दूसरा हम कैलकुलेट करें पेरीमीटर। पेरीमीटर आपकी क्या होगी? पेरीमीटर आपकी होगी ये वाली AB प्लस BC प्लस CD। तो AB और CD बराबर होंगे, सिमेट्रिकल कंडीशन है, और ये आपकी डिस्टेंस भी है। तो इसको कैलकुलेट करना है। इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये आपका D है, ये आपका ND है, तो यहाँ पे हो जाएगा √n² प्लस D²। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हो जाता है AB BC CD, तो BC बराबर 2AB क्योंकि AB और CD आपस में बराबर हैं। AB के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया √BE² प्लस AE², तो ये n² D² प्लस D²। तो यहाँ से इस पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है B प्लस 2D √n² प्लस 1। तो समीकरण 1 से वहीं यहाँ पे B और D दो वेरिएबल्स हैं, हमें इस एक वेरिएबल्स को यहाँ से हटाना होगा, तो वो हम एरिया की इक्वेशन से हटा सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम B की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है B बराबर, इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये थी। यहाँ से अगर हम B की वैल्यू को देखें तो यहाँ से B बराबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं A/D, ये D इधर चला जाएगा और माइनस ND, तो इससे हम इस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो B बराबर A/D माइनस ND का मान 2 में रखने पर, तो यहाँ हमने इसमें वैल्यू रखी। तो यहाँ अगर हम देखें तो आपका एक अननोन है जिसको हम बोलते हैं D। डेप्थ के साथ इस इक्वेशन 3 का अगर हम अवकलन करें और उसको 0 के बराबर रखें तो हमें कंडीशन प्राप्त होती है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अधिकतम मितव्ययी परिच्छेद के लिए P का मान न्यूनतम होना चाहिए। अतः समीकरण 3 का D के सापेक्ष अवकलन का मान 0 के बराबर रखने पर, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो वापस A/D का डिफरेंशिएशन माइनस A/D² माइनस ND का डिफरेंशिएशन माइनस n क्योंकि D का 1 हो जाता है, और यहाँ 2D का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट n² प्लस 1। तो ये इक्वेशन हमारी मिलती है। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करें तो यहाँ से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं इक्वेशन को, तो A/D² प्लस n इसके बराबर है। A का मान समीकरण 1 से रखने पर, A की वैल्यू को अगर हम रखें जो कि थी B प्लस ND/D, तो इन सबको जब हम पुट करते हैं तो यहाँ ये कंडीशन आपको मिलती है। ये सॉल्व होते हुए एक कंडीशन आपको मिलती है जो कि ये कंडीशन फाइनली आपकी आती है B प्लस 2ND/2 D/n² प्लस 1। इन वैल्यूज़ को अगर हम देखें B प्लस 2ND आपका क्या था? B प्लस 2ND आपकी टॉप सरफेस थी, और इसका अगर हम 2 कर दें डिवाइड तो टॉप सरफेस का ही हो जाता है आधा। तो ये हो जाता था, ये आपका था A, B, C और D, तो ये आपका था AD/2, ये आपका था AD/2 और DN² प्लस 1 ये आपकी एक साइड थी जो कि आपकी किसके बराबर? CD या AB के बराबर। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक कंडीशन आपकी निकल के आती है। कंडीशन क्या निकल आती है कि ऊपर की चौड़ाई का आधा, मतलब AD ऊपर की चौड़ाई और उसका जो आधा, ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए ढालू भुजा की लंबाई। ढालू भुजा मतलब एक जो स्लोपिंग साइड है उसकी लेंथ के बराबर। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आई द हाफ ऑफ द टॉप विड्थ, मतलब टॉप विड्थ का जो आधा होगा वो 1 ऑफ द स्लोपिंग साइड के बराबर होगा, ढालू भुजा की एक लंबाई के बराबर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कोई सेक्शन है, ये मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा? तो मोस्ट इकोनॉमिकल तब होगा जब इसकी टॉप विड्थ है, इसका जो आधा करेंगे वो इसके बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये 10 है तो इसकी जो स्लोपिंग साइड है टॉप विड्थ का आधा करेंगे 5, तो ये 5 के बराबर होनी चाहिए। उस कंडीशन में जो आपका चैनल है वो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल कहलाएगा।
और इसी प्रकार से अगर हम माध्य गहराई को कैलकुलेट करें तो माध्य गहराई A/B, B प्लस एन डी, ये सारी वैल्यूज़ रखने पर, और जो प्रतिबंध हमारा आया था हाफ ऑफ टॉप विड्थ जो वन साइड के बराबर होगी, ये सब वैल्यूज़ रखने पर जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आती है वो आपकी आती है D/2। मतलब इस केस में भी जो द्रव्य माध्य गहराई है वो फ्लो का आधा होना चाहिए। तो अधिकतम वित्तव्ययी समलाकार परिच्छेद के लिए बात करें तो दो कंडीशंस आई। ऊपर की चौड़ाई का जो आधा भाग ढालू भाग की लंबाई के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रूव करवाने के लिए पूछा जाता है कि प्रूव करो कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल समलंबाकार चैनल के लिए जो ऊपर की चौड़ाई का आधा उसकी एक ढालू भाग की लंबाई के बराबर होता है, तो यहाँ से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो द्रव्य माध्य गहराई है वो प्रवाह की आधी होती है। तो कुल मिला के ये दो कंडीशंस आई जो कि एक मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन को बताती हैं। तो हमने अभी दो डिस्कस किए, एक आयताकार और दूसरा समलंबाकार। तीसरा एक और डिस्कस करते हैं जो कि आपका होता है त्रिभुजाकार। तो चलिए तीसरा भी अभी डिस्कस करते हैं। तीसरा हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो हमने एक कंसीडर किया, एक ट्रायंगुलर सेक्शन है जो कि साइड से थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल एक साइड है और ये भी थीटा एंगल है। इसकी प्रवाह की गहराई d है और यहाँ पे भी हमने स्लोप को कंसीडर किया। स्लोप को कंसीडर किया कि ये जो साइड है वो कितना स्लोप है, तो ये स्लोप 1 वर्टिकल टू n हॉरिजॉन्टल से हमने किया। तो इसमें अगर हम बात करें वापस से दो चीज़ों की, तो सबसे पहले हम निकालें पेरीमीटर या एरिया। तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो हो जाएगा AC और ऊंचाई आपकी हो जाएगी BD। तो इस आधार को कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस D है तो हम स्लोप की जो कंडीशन है, अगर 1 स्लोप वर्टिकल है तो n हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ अगर ये D है तो इसका हॉरिजॉन्टल ND के बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर ये 1 होता तो ये n होता, यहाँ ये D है तो ये n इंटू डी के बराबर, तो ये भी n इंटू डी, ये भी n इंटू डी, तो ये टोटल जो लेंथ है वो 2ND के बराबर। तो यहाँ पे 1/2 2ND और डेप्थ हमने मानी थी D, तो यहाँ पे n इंटू डी का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर अगर हम कैलकुलेट करें तो पेरीमीटर होगी AB प्लस BC, क्योंकि AB और BC बराबर हो जाएंगे तो ये हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स AB। इस AB को कैसे कैलकुलेट किया जाए, AB को हम वही पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये D था आपका, ये ND था, तो ये हो जाएगा √n² d² प्लस d², जैसा कि हमने नीचे लिखा हुआ है 2 टाइम्स n² d² प्लस d², 2D n² प्लस 1, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि त्रिभुजाकार के लिए स्लोपिंग वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे D भी एक वेरिएबल की तरह है और n भी वेरिएबल की तरह है, तो एक चीज़ को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इक्वेशन अगर हम फर्स्ट से देखें, फर्स्ट से अगर हम यहाँ से D की वैल्यू को हटाना चाहिए तो D² A/n के बराबर, तो D बराबर √A/n, तो D बराबर √A/n का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से और थोड़ा इसको अगर पेरीमीटर को मॉडिफाई करें, क्योंकि √n है, यहाँ इस n को हम इसके नीचे लिख सकते हैं। इसके नीचे लिखने के लिए यहाँ हमने लिखा n² प्लस 1/n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये n और 1/n, n प्लस 1/n। तो अधिकतम वितरणी परिच्छेद के लिए P का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो ये P का मान न्यूनतम कब होगा, क्योंकि एरिया कांस्टेंट, ये न्यूनतम तभी होगा जब इस n प्लस 1/n का मान भी न्यूनतम होगा। तो कुल मिला के हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर हम P के बजाय इसी को मिनिमाइज़ करें तो भी हमारा काम हो जाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाता है। तो अब हमें इस n प्लस 1/n का अवकलन करना पड़ेगा n के सापेक्ष और इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसका अवकलन करोगे तो n का अवकलन 1 हो जाता है और 1/n का अवकलन -1/n², जो कि बराबर हो जाता है 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी आती है 1 के बराबर। तो n के बराबर 1 का मतलब है कि अगर 1 वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल भी आपका होना चाहिए 1, और इस हिसाब से अगर बात करें थीटा की तो ये आपका होना चाहिए 45 डिग्री। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये 1 इंटू 1 तभी होगा जब ये थीटा आपका होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 1 तभी होगा जब 1/1 के बराबर होगा। तो दो कंडीशन है, या तो n की वैल्यू आप लिख सकते हो 1, या जो थीटा है वो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर ये थीटा 45, ये भी थीटा 45, ये टोटल एंगल आपका 90 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज। मतलब कंडीशन ये है कि जो समकोण त्रिभुज है वही आपका मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन होता है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखे 3 प्रकार के इकोनॉमिकल कंडीशंस देखी, आयताकार के लिए, समलंबाकार के लिए, और तीसरी हमने देखी आपकी त्रिभुजाकार मतलब
ट्रायंगुलर। तो रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल और ट्रायंगुलर के बारे में आज हमने डिस्कस किया।